नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। स्वामी रामदेव हमारे साथ यहाँ इस समय जुड़ रहे हैं और इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो दिन है जब वो जो 25% टैरिफ बढ़ते बढ़ते 50% टैरिफ यूएस की तरफ से किया जाता है और आखिरकार लागू होने का दिन भी आ जाता है। ऐसा लगता है कि एक महाशक्ति दुनिया की जो कोशिश कर रही है भारत को पीछे धकेलने की, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को लेकर कहते हैं कि मैं आश्वस्त हूं, मैं अपने देश के किसानों या अपने देश के लोगों के हित के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। आज अगर हम इस स्थिति में, ये कहने की स्थिति में हैं, तो क्या हम समझें कि स्वदेशी का जो आंदोलन आपने इतनी मजबूती से शुरुआत जिसकी की थी, वो वाकई इस स्थिति में है कि हम ये कह सकते हैं, या फिर ये केवल कहने की बात है? देखो, 1905 में स्वदेशी का आंदोलन शुरू हुआ। 30 सालों से मैं उसमें लगा हुआ हूँ और मैं कृतज्ञतापूर्वक इस बात को कहना भी चाहता हूँ कि स्वदेशी जागरण के कार्य में आरएसएस की भी एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन कोई ऐसा ब्रांड, कोई ऐसा व्यक्ति उनके सामने खड़ा नहीं हो सका, चाहे वो यूनिलीवर है, चाहे नेस्ले है, कोका कोला, पेप्सी, तमाम तरह की एफएमसीजी की कंपनियाँ हों और दूसरी, आज तो हज़ारों कंपनियाँ। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1608 में हिंदुस्तान में। उसके बाद से जो आर्थिक लूट, गुलामी और दरिद्रता का दौर चला, एक तरफ तो आप चाहे वो एग्नोस मेडिसिन की बात करें या ऑक्सफैम इंटरनेशनल की बात करें, वो सब कहते हैं कि 200-250 साल पहले भारत से विदेशी आक्रांताओं ने 100 ट्रिलियन से ज़्यादा लूटी। ये भारत का अतीत का सामर्थ्य, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 18वीं शताब्दी तक की बात रही है। चीन और भारत दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियाँ थी और आज भी एक जो नया परिदृश्य और नया परिप्रेक्ष्य में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बनता हुआ देख रहा हूँ। यदि भारत, चीन, रसिया, कुछ मिडिल ईस्ट के देश और यूरोप के कुछ देश साथ आने के लिए तैयार है, यदि सब इकट्ठे हो जाएं तो गांव की भाषा में बोले तो ट्रंप की आज ही ऐसी तैसी कर सकते हैं अमेरिका की। माने जिस तरह से गुंडागर्दी शब्द हम सुनते थे पहले गली कुच्चों में, एक राजनीतिक गुंडागर्दी, एक दादागिरी, एक बहुत बेहुदे तरीके से, कहाँ मोदी जी ने उनका हाथ पकड़ के रखा, अब की बार ट्रंप सरकार के भी नारे दिए, उसको इतना साथ दिया, सारे भारतीयों ने भी उसका साथ दिया। लेकिन एक जिसको कहते हैं बहुत ही गलत व्यक्ति निकला। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब भारतीयों में अपरिमित सामर्थ्य, 150 करोड़ का देश है। सारे यदि प्रतिबद्धता के साथ एक संकल्प कर ले, जैसे रोज मोदी जी कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, जो भी कुछ आप यूज कर रहे हो, आज सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते, चप्पल, उसमें भी उपभोक्तावाद की आंधी में हम ऐसे खो गए कि विदेशी चीज जो है वो हमें लुभावनी लगने लगी। अब हमें सोचना पड़ेगा, आज चाहे वो प्राइस की बात हो, क्वालिटी की बात हो, हमारी चीजें किसी से भी कम नहीं। तो हर चीज में जिस दिन हम स्वदेशी का स्वीकार्य कर लेंगे, उस दिन ये सारी विदेशी ताकतें, श्वेता जी, भारत के सामने नतमस्तक होंगी। वो ताकत आज भारत के पास है, वो टेक्नोलॉजी है, वो एफिशिएंसी है, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत। नहीं, यही मैं पूछ रही थी क्योंकि मैंने जब स्वदेशी आंदोलन से आपको जोड़कर शुरुआत की तो आजादी पूर्व इसकी शुरुआत जरूर हुई, उसे एक सिंबल बनाया गया हमारे अंग्रेजों को वापस भेजने के लिए। आपने स्वदेशी को एक हथियार भी बनाया था, पर उसके बाद आजादी के बाद सब भूल गए थे। पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ दशकों से अगर उसे दोबारा आवाज दी गई है, तो आज देश में सब समझना चाहते हैं कि केवल एक नारा है मेक इन इंडिया, या फिर वाकई हकीकत में उसको जमीन पर हमने उतारा। श्वेता जी, आज यदि पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर देखें तो पहले लोग मजाक उड़ाया करते थे। आपको पता होगा, जब मैंने 10, 15, 20 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, अरे बोले इस फटीचर बाबा की औकात क्या है, उपेक्षा की, फिर विरोध किया। लेकिन आज लगभग पतंजलि ग्रुप का टर्नओवर की बात की जाए तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का हमारा ग्रुप टर्नओवर है। उसके पीछे मनसा कोई अर्थ को अर्जित करने के लिए नहीं, अर्थ के पीछे भी एक परमार्थ की भावना है कि देश का पैसा देश में और देश की भारत माता की सेवा में लगे, देश के उत्थान में, उत्कर्ष में लगे। उसमें हमने पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के, क्योंकि हमारे लिए स्वदेशी मात्र एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक विचार है, ये एक संस्कार है, एक संस्कृति, एक स्वाभिमान है। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी खेती, आज खेत खलिहानों पर भी मैनसेंटो से लेकर के पता नहीं कौन कौन सी विदेशी कंपनियां हैं। और अब तो अमेरिका तो यही चाहता है कि उसके सारे कृषि उत्पाद जो है उसका बाजार भारत बन जाए, तो भारत के किसान क्या करेंगे फिर? तो एक खाली एक कृषि उत्पादों तक की बात नहीं है, हर तरह से एक डोमिनेटिंग पावर जो है के रूप में
कि जो हम चाहें वही वर्चस्व, ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड एक वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि चीन की बात आपने की, चीन हमारा प्रतिद्वंद्वी है इस मामले में या फिर चीन हमारा सहयोगी हो सकता है? देखिए, अब सारी दुनिया में मैंने कहा कसम कस चल रही है कि आखिर अमेरिका की दादागिरी को कैसे तोड़ा जाए। हाँ। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, सारे UNO, सब पर वो एक तरह से एकाधिकार करके बैठा हुआ है। तो पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वैश्विक जो ताकतें हैं, उन सबको का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नियंत्रण अमेरिका कर रहा है। अब अमेरिका में जब तक कुछ सभ्यशालीन कुछ शासक रहे, वैसे तो बहुत बड़ी रणनीति के तहत पूरी दुनिया पर उन्होंने कब्जा किया, लेकिन एक जैसे कहते हैं बहुत छिछोरापन आ गया शासन में, ऐसी कुछ हालात अभी बनी है। ये इससे तो हमें पार पाने के लिए 140 करोड़ का भारत है। माना कि कुछ लोग इसमें थोड़े बहुत ही अग्रेसिव हैं, बहुत जागरूक संवेदनशील आत्माएं हैं, कुछ थोड़ी हमेशा तटस्थ उदासीन सी रहती हैं, और कुछ तो ऐसे मूड हैं दारू पी के पड़े रहते हैं, जाए देश बाहर में, बोले ठीक है अपने को दारू पीने को मिल रही है, अपने को गुटखा खाने को मिल रहा है, हथेली घिसे बैठे और ताश खेल रहे हैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। यदि आप देखो इजराइल जैसे छोटे छोटे देश जिनकी आबादी 85 लाख 90 लाख 1 करोड़ से कम है, हाँ। कहाँ 1 करोड़ का देश पूरी दुनिया में अपनी जिसको कहते हैं धमक के साथ खड़ा हुआ है, और कहाँ 150 करोड़ का भारत। वो यदि ऐसे दुर्बलता, ये भारत का स्वभाव नहीं रहा है। हमने तो हजारों वर्ष से शौर्य, वीरता, तप त्याग और बलिदान की बदौलत इस देश को संभाला हमेशा। अब वापस ये देश संभलेगा, मैं आश्वस्त हूं। बस इसमें हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। कुछ मतभेद होंगे। आपने स्वदेशी शिक्षा का भी जिक्र किया, अगर हम चीन को उस हिसाब से देख लेते हैं तो हालांकि आलोचना उस देश की भी बहुत हुई, अंग्रेजी पर जोर नहीं दिया, अपनी स्थानीय जो भाषा रही, स्थानीय जो प्रतिभाएं वहीं से विकसित होती है, उसके लिए कहा गया कि आप वैश्विक नहीं बनते हैं फिर। लेकिन चीन ने वो भी दिखाया, आज अमेरिका चीन है, जापान है, हाँ। इसके अंदर रसिया है, इसके अंदर आप जर्मनी है, फ्रांस है, सारे भारत में जब ये पद्धति शुरू हो रही है तो आप भी देख रहे होंगे आलोचना उसकी होती है कि आप अपनी चीजों पर क्यों बता रहे हैं, आप दुनिया के लिए नहीं तैयार। हमने ये लोगों से कहना शुरू कर दिया है कि आप यदि स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, अपने स्वधर्म के प्रति यदि गौरव नहीं रखते हैं, तो आप समझो देश के साथ आप कृतज्ञता कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय पाप अपराध के आप भागी बन रहे हैं। ये दरअसल कुछ नैरेटिव ऐसे घड़े गए कि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा, कभी थी नहीं अंग्रेजी वैश्विक भाषा। ये तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग भारत सहित पूरी दुनिया के ऐसे ही कुछ भोले भाले देशों के अंदर, बहुत सात्विक देशों के अंदर चले गए। लगभग 150 देशों में उन्होंने अपना पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन चालू कर दिया। तो मुट्ठी भर अंग्रेज जब आए थे यहाँ पर, मुट्ठी भर मुगल यहाँ पर आए थे, आज कितने हो गए? आज करीब 20 करोड़ के करीब हमारे अपने बंधुओं को उन्होंने इस्लाम में और ईसाइयत में तब्दील कर दिया, करीब 8-10 करोड़ को ईसाइयत में, कुछ लोगों को अपने देश के प्रति, अपनी ही संस्कृति के प्रति उनके मैंने अश्रद्धा पैदा कर दी। तो छोटी छोटी जब ये शुरुआत हुई थी इन विदेशी आक्रांताओं की, आयातित संस्कृतियों की, तो उस समय ही हम इनके ऊपर अंकुश लगा देते तो ठीक था। अब हमने तो पूरी ताकत लगाई हुई है कि हमें स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था को प्रतिष्ठापित करना ही है। और ये शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक की ये गुलामी, ये तमाम तरह का जो उपभोक्तावाद, इसके जगह पर अब ये राष्ट्रवाद का जो स्वर जो है ना जब प्रबल होगा, इसके लिए एक दृढ़ उत्साह चाहिए। कुछ लोग ऐसे ढुलमुल से रहते हैं, उससे तो बात नहीं बनेगी। यदि वैसे ढुलमुल स्वामी रामदेव होता तो मैं तो एक अनपढ़ बाबा के घर में, सरकारी स्कूल में, गुरुकुल में संस्कृत पढ़ करके, मेरी जो मूल मातृभाषा के रूप में मैंने जिस भाषा में पढ़ा, मेरी संस्कृत भाषा रही है जी। और आज हम पूरी दुनिया में जाते हैं और पूरी दुनिया में पूरी ठसक के साथ, पूरी धमक के साथ, ताल ठोक करके अपनी बात कहते हैं। और पूरी दुनिया के जो जिनका लाखों करोड़ का साम्राज्य, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आज मानते हैं कि नहीं, दम है भारत में। यानी भाषा, जो भी भाषा सब सीखिए, लेकिन सफलता की भाषा ही दुनिया समझती है। हम तो अपने बच्चों को 10 भाषाएं सिखाते हैं अपने गुरुकुल में, श्वेता जी। 10 भाषाएं। अच्छा। मैंडरिन, चाइनीज, स्पेनिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, सारी भाषाएं सिखाते हैं। भाषाओं का विरोध नहीं है। आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उस पे मोहन भागवत जी की तरफ से कई वक्तव्य आए हैं, जिसमें विश्व गुरु को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आरएसएस की कोशिश यही रही, और कहा कि अब हमें दुनिया को मार्ग दिखाना होगा। हाँ, दुनिया को मार्ग दिखाने के लिए ये भी स्वदेशी से जुड़ रहा है, ये भी इस मौजूदा परिस्थिति स्वधर्म से जुड़ करके, स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान करके, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके, मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूं, मैं राम कृष्ण हनुमान शिव का प्रतिनिधि हूं, मैं इस भारत
माता का प्रतिनिधि हूँ। मैंने इस तमाम तरह की जो संकीर्णताएं हैं, स्वार्थ है, ऊंच नीच, भेदभाव, आपस में टकराव, राजनीतिक रूप से ठीक है, पक्ष प्रतिपक्ष, उस सब के अंदर भी कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज होंगे, कुछ दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुछ तो राष्ट्रीय ऐसे इशू होने चाहिए। कम से कम आज जब अमेरिका भारत से टकरा रहा है या भारत अमेरिका से टकरा रहा है, पूरी दुनिया में एक आर्थिक राजनीतिक टकराव, और उस समय तो वैश्विक जो संदर्भ है उनमें तो भारत में एकता दिखनी चाहिए। और तमाम तरह के और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अपने भीतर की जो न्यूनताएं हैं, अल्पताएं हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, एक दूसरे से राग द्वेष, इनसे मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमने बहुत झेला है। आज आने वाले भारत की पीढ़ियों को ये ना झेलना पड़े। भारत की इकोनॉमी की बात हो, भारत की जीडीपी की बात हो, भारत के ग्रोथ रेट की बात हो, भारत की करेंसी की बात हो, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू की बात हो, भारत के एक सिटीजन की वैल्यू की बात हो, इन सब में आने वाले हमारे जो भारत की पीढ़ियां हैं वो गौरव अनुभव करें। ऐसा भारत बनाने के लिए सबको सामूहिक रूप से पुरुषार्थ करना पड़ेगा और प्रमाद का परित्याग करना पड़ेगा। बहुत तरह का प्रमाद, बहुत तरह की भ्रांतियां, बहुत तरह की का नैराश्य और कुंठाएं देश में, उनसे तो पार आना है। बिजनेस की समझ रखने वाले स्वामी रामदेव से मैं अब पूछ रही हूं, टैरिफ का क्या बिल्कुल असर नहीं होना है, या फिर जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर देखो? देखिए, इसके दो मायने हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने खुद सरकार के स्तर पर भी इन बातों का प्रयास किया। भारत में पहली बार हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं पर भी जाता है तो पहले वहाँ व्यापार की बात करता है, भारत राजनीतिक बात करता था। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति कहीं पर भी बाहर जाते थे, व्यापार को पहली प्राथमिकता नहीं रखते थे। वो कूटनीति को, राजनीति को और वैश्विक जो संदर्भ हैं उनको सामने रखते थे। अब भारत को खुल करके आना पड़ेगा, और ये जो अमेरिका से जो व्यापारिक घाटा होगा उसकी क्षतिपूर्ति दूसरे देशों से हो जाएगी, उसकी मोदी जी ने तैयारी कर ली है। और हम अपने चाइना की तरह, चाइना ने इसमें चाइना की बहुत खराब हालत हुई थी। हाँ। जब आप देखिए, आज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चाइना बहुत तरह से बर्बाद हो गया था। आज जो शी जिनपिंग जो आज वहाँ के सर्वे सर्वा एक तरह से बने हुए हैं, उनको उनके पिता को तो निर्वासित करके उनको गुफाओं में रह करके पढ़ना पड़ा था। बहुत दरिद्रता के हालात में था। चाइना ने बहुत कुछ अपने अंदर परिष्कार किया। तो ये आपदा में अवसर इस रूप में कह सकते हैं कि देश में हर तरह से आज इतना बड़ा भारत, उसमें इतनी प्रतिभाएं हैं, तो हम पूरी दुनिया में चाइना की तरह छा सकते हैं। यदि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में 25-50 और कहीं तो 80% चाइना के उत्पाद हो सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं उस दिशा में आगे बढ़ सकता? वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो है देश भारत क्यों नहीं हो सकता? सब तरह की टेक्नोलॉजी के साथ, सब तरह के जितने भी उद्योग के, व्यवसाय के, आर्थिकी के क्षेत्र हो सकते हैं, सभी में भारत अपनी धमक दिखा सकता है। पर शुरुआती प्रभाव तो पड़ेगा, शुरुआती को प्रभाव बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो पूरी तरीके से वहां की बाजार पर निर्भर हैं, वो सब एक्सपोर्ट ही करते हैं। अरे दूसरे बिजनेसेस कुछ बढ़ा लेंगे, उनको कुछ छूट दे देंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब समय के साथ ठीक हो सकता हो जाएगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और इसमें अवसर क्या देखें स्वामी जी? अवसर तो ये देखें कि वापस भारत के लोगों को, भारत के संदर्भ में तो एक बात कहूँगा, अभी भी भारत की कई सौ लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर, शेयर मार्केट से लेकर के, एफएमसीजी से लेकर के, ऑटोमोबाइल से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, सुबह से शाम तक की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम एमएनसीज के प्रोडक्ट के एक तरह से दीवाने हुए घूम रहे हैं ना, तो थोड़ी दिनों के लिए मैंने ये देखा, ये चाइना में देखा, मैंने ये साउथ कोरिया में भी देखा, मैंने जापान में भी देखा, मैंने ये बात जो है जर्मनी और फ्रांस में भी देखी। और इजराइल के लोग तो कूट कूट करके इस स्वाभिमान से बढ़े। तो हमें अपने देश की प्रोडक्ट्स को, अपने देश की सभी तरह के ब्रांड्स को, इनको हमें सर्वोपरि गौरव देना पड़ेगा। राष्ट्र सर्वोपरि, मात्र भारत माता की जय वंदे मातरम से नहीं हो जाएगा, खाली तिरंगा लहराने देने से नहीं हो जाएगा। कुछ मूलभूत हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने होंगे और उसके ऊपर 100% दृढ़ता के साथ में हमें डटना होगा। तो स्वदेशी का पूर्ण आग्रह और उत्पादों की गुणवत्ता से लेकर के, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से लेकर के, इन्वेंशन से लेकर के, आज मैं एक सन्यासी हूँ लेकिन मेरे पीछे 500 साइंटिस्टों की टीम है।
आज हम जो रिसर्च करते हैं श्वेता जी, करीब 5,000 डॉक्टर्स और हमारे साइंटिस्ट मिलाकर के इतनी बड़ी हमारे पीछे ताकत है। तो हमें ऐसे अपनी शक्ति का संचय करना पड़ेगा और दुनिया की बराबरी में खड़े होने के लिए जो भी हमें करना है उसके लिए हमारे पास सामर्थ्य है। पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं मैं देखती हूँ दुनिया के अलग अलग देशों के कन्वीनियंस स्टोर्स के शेल्फ्स पे दिख जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं मेरे ख्याल है। बहुत ज्यादा। केवल भारतीयों के लिए या और भी लोग? और भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी है, अच्छी खासी है। और बाकी वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी अब तो हमारा लक्ष्य है कि हम 60-70 देशों में तो पहुंच गए। पर वहाँ प्रभाव पड़ रहा है आपको भी? 150 देशों का हमने लक्ष्य बनाया। जब कोलगेट एक वर्ल्ड ब्रांड हो सकता है तो दंतकांति क्यों नहीं हो सकता? जब जो है लक्स, लाइफ बॉय, डो आदि जो है वर्ल्ड के ब्रांड्स हो सकते हैं, जब सैमसंग और एप्पल वर्ल्ड के ब्रांड हो सकते हैं, तो लोकल के लिए वोकल बनो और लोकल को ग्लोबल बनाओ, जो मोदी जी कहते हैं। और मोदी जी ने कहा कि ये कोई मजबूरी नहीं है, हम मजबूती के साथ खड़े हों और मजबूर करें दुनिया की ताकतों को कि वो भारत को कोई ललकारने की हिमाकत ना कर सके। तो इस ताकत के लिए भारत को मजबूती से काम तो करना पड़ेगा। अतीत में हमने ये किया है और वर्तमान में फिर हमारे सामने अवसर है। तो अतीत के गौरव को, वर्तमान की चुनौतियों को और स्वर्णिम भविष्य के सपनों को अपने आंखों में संजो करके हमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। खाली बातें करने से बात नहीं बनेगी। मैं देखता हूँ कुछ लोग खाली बातें करते रहते हैं, सनातन धर्म के नाम पर भी बातें करेंगे, स्वदेशी के नाम पर भी बातें करेंगे, देश के गौरव के बारे में खाली बातें करने। आपको जमीन पर उतर करके एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा हर क्षेत्र में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर क्षेत्र में आपके सामने वैश्विक अवसर है। और उन वैश्विक चुनौतियों में, उन वैश्विक अवसरों को अपने पाले में लाने के लिए आपको लगना तो पड़ेगा पूरे दमखम के साथ। और ये बहुत हद तक जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, उन पर भी निर्भर है, क्योंकि लंबा समय बीत गया है कि हम सब मेड इन इंडिया को एक कुंठा के साथ देखा करते थे। धीरे धीरे मैं कहूंगी कि एफएमसीजी को लेकर चीजें बदली, लेकिन अभी भी देखिए अब डिफेंस वाली चीजें दुनिया के बाकी देश मांग रहे हैं आपसे कि कैसे तुम्हारी सुरक्षा प्रणाली रही कि पाकिस्तान से आते हुए हर एक मिसाइल, रॉकेट सबको इंटरसेप्ट कर लिया हवा में ही। लेकिन आपको लगता है ये कुंठा हमें दिमागों से निकालनी है या फिर वाकई अभी प्रोडक्शन क्वालिटी और बेहतर होने की आवश्यकता है? और सभी दिशाओं से प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और ये प्रगतिशील राष्ट्र का ही लक्षण होता है, वो अपने भीतर करेक्शन करता रहता है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, विज्ञान और तकनीकी के तौर पर। और कुंठा को तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। यदि कुंठा होती तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम बरसाए अमेरिका ने, उसके बाद तो जापान खड़ा ही नहीं हो पाता। यदि कुंठा होती इजराइल के अंदर, तो चारों तरफ से तो वो अपने शत्रु देशों से घिरा हुआ है। तो हमें भी अपना शत्रुबोध भी होना चाहिए और आत्मबोध, आत्मसम्मान भी होना चाहिए। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारत नव कीर्तिमान गढ़ेगा और भारत के पीछे पूरी दुनिया चलेगी। वो जिसको हम चाहे परम वैभवशाली भारत कहें, जगतगुरु, विश्वगुरु भारत कहें, या विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामरिक महाशक्ति के रूप में भारत का उदय कहें, ये होगा। बस उसके लिए सभी देश के नागरिकों को एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ खड़ा होना होगा। एक दो सवालों के साथ हम अंत की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। एक तो मैं, चूंकि सरसंघचालक जी के बयान की तरफ से एक बार फिर मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, स्वदेशी के साथ कहीं आपको लगता है कि एक धार्मिक चीज जुड़ जाती है? हालांकि उन्होंने कहा हिंदू में हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये एक भौगोलिक सांस्कृतिक सबका डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति एक है। स्वदेशी बोलने पर ऐसा तो नहीं है कि उसमें एक दूसरा नहीं, यहाँ किसी का विरोध नहीं है, किसी से कोई संघर्ष नहीं है। अपने स्वयं को, अपनी निजता के गौरव को और अपने स्वाभिमान के साथ, विज्ञान के साथ और नई वैश्विक चुनौतियों के साथ अपने आप को, अपने स्व की प्रतिष्ठा का एक किसी के विरोध किए बिना, ये भी एक बड़ी बात है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कोई ओछी बातें नहीं कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन वो रोज के रोज कुछ ना कुछ बकवास कर रहे हैं। तो बिना किसी को नीचा दिखाए हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? ये नीचा दिखाने वाली बात ही से मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, जो संत आजकल एक दूसरे पर आक्षेप कर रहे हैं, ये कितना सही और कितना लोगों को भ्रमित कर देगा? देखिए, पहले जात पात के नाम पर, और अब तो लगभग एक ही जाति के लोग, सो कोल्ड जो है, कोई जगत गुरु, कोई शंकराचार्य, आपस में लड़ते भिड़ते से दिख रहे। अरे भैया, हमारे यहाँ तो धर्म हो, अध्यात्म हो, इसका तो आधार हमेशा आचरण माना गया है, तब त्याग माना गया है। तो सबके अंदर तप हो, त्याग हो, सबके जीवन में इतनी पवित्रता हो कि लोग उनका अनुकरण कर सके।
ये आपस में एक दूसरे की निंदा चुगली, एक दूसरे के बारे में अपशब्द कहना, ये विद्वानों में और कम से कम जिनको देश बड़ा मानता है ऐसे संतों में तो कतई शोभा नहीं देता। तो मैं तो हाथ जोड़ करके, सब हमसे तो काफ़ी तो उसमें बड़े ही हैं, कुछ हमारे बराबर के भी, अभी में हम 60 के होने जा रहे हैं, तो कुछ हमारे बराबर के, कुछ हमसे छोटे भी, कुछ बड़े भी, लेकिन आपस में जो खींचातान चल रही है धर्म के लिए, भगवान रामकृष्ण हनुमान शिव भगवान के लिए, कम से कम इस तरह की चीज़ें ना करें। ये शत्रु बहुत है हमारे, उनसे लड़े ना, आपस में कम से कम ना लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।